नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है निम्न जातीय आंदोलन। निम्न जातीय आंदोलन के अंतर्गत हम देखेंगे कि जो महत्वपूर्ण निम्न जातियों के द्वारा आंदोलन हुए हैं उस आंदोलन के पीछे उनके उद्देश्य क्या थे, उसी को आज हम समग्र रूप से जानने का प्रयास करेंगे। पीछे व्हाइट बोर्ड में हमने सब कुछ मेंशन किया है। अगर हम उसके अनुसार अर्थात लिखते हुए आपको बताएंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। कम से कम आधा से 45 से 30 मिनट का वीडियो हो जाएगा और अपलोड होने में बड़ा दिक्कत होगा। इसीलिए हम व्हाइट बोर्ड में सब कुछ मेंशन किए हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आप केवल सुनते जाइए और ज़रूरत पड़ेगी तो आप वहाँ से देख भी लीजिएगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कर्नाटक। कर्नाटक में एक संघ बनाया जाता है 1906 में, बुक्कालिंगा संघ, और एक सोसाइटी की स्थापना किया जाता है 1916 में, लिंगायत एजुकेशनल फंड सोसाइटी, यानी बुक्कालिंगा संघ की स्थापना 1906 में हो रहा है। हमने यहाँ पर लिखा भी है, बुक्कालिंगा संघ की स्थापना 1906 में और लिंगायत एजुकेशनल फंड सोसाइटी की स्थापना 1916 में हो रहा है। बुक्कालिंगा संघ की जो स्थापना 1906 में हो रहा है उसका मेन उद्देश्य यह था कि यहाँ पर जो बुक्कालिंगा संघ है, यहाँ पर एक कुप्रथा प्रचलित थी। कुप्रथा क्या थी कि यदि आपके शरीर में निम्न जाति के जो लोग थे, बुक्कालिंगा, यह वहाँ की जातियाँ थी, निम्न जाति थी। इनके समाज में एक प्रचलन था कि यदि आपके शरीर में कोई रोग है तो ब्राह्मण अगर आपके ऊपर थूक देंगे या ब्राह्मण जमीन पे थूक दिए, आप वहाँ पे लेट जाएंगे तो आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। इस बुक्कालिंगा संघ के द्वारा जो वहाँ की जातियाँ थी, इनके द्वारा संघ बनाया जाता है। इसके द्वारा इस कुप्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाया जाता है, आंदोलन चलाया जाता है और धीरे धीरे यह कुप्रथा समाप्त हो जाती है। अर्थात लोग मेडिकल साइंस की तरफ, आयुर्वेद की तरफ बढ़ जाते हैं जिनसे उनका शरीर का इलाज हो सके। लिंगायत एजुकेशनल फंड सोसाइटी की स्थापना किया जाता है 1916 में दलितों के उत्थान के लिए। इसका मेन उद्देश्य था। इसकी स्थापना 7 अध्यापकों ने किया था, लेकिन 2 का नाम मिलता है किताबों में। वह थे, एक थे बीबी पाटिल और दूसरे थे पीआर चिकोड़ी। हमने यहाँ पे नाम भी लिखा, बीबी पाटिल और पीआर चिकोड़ी। अब आते हैं केरल में। तो ये हमने केरल राज्य का मेंशन किया है और ये कर्नाटक। अगर आप देखेंगे भारत के मैप के अनुसार ये कर्नाटक है, ये केरल है, ये तमिलनाडु है। ऐसे पूरा राज्यों को मिला करके भारत एक संघ बना है। तो अब हम आते हैं केरल में। तो केरल में जो पहला आंदोलन हम आपको लिखे हैं यहाँ पर, केरल में पहला आंदोलन है अरब्बीपुरम आंदोलन 1888 में हो रहा है। इसके जो नेतृत्व करता है वह है नारायण गुरु। कारण क्या था, उद्देश्य क्या था? इस आंदोलन को शुरू करने के पहले यहाँ पर 2 जातियाँ थे, हमने मेंशन भी किया है, एझवा और पुलैया। तो नारायण गुरु जो थे वह एझवा जाति से आते थे। यहाँ पे इस एझवा और पुलैया जाति को मंदिर में प्रवेश करने अर्थात पूजा पाठ करने की अनुमति नहीं थी, या कहीं ने पूजा पाठ करने की अनुमति नहीं दिया जाता था। और इसी मुद्दे को लेकर के और इनके साथ कुछ दुर्व्यवहार भी होता था। तो नारायण गुरु यह आह्वान करते हैं कि हम भगवान शिव के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और भगवान शिव के मंदिर का यह निर्माण भी कराते हैं। मंदिर की दीवारों पर एक वक्तव्य लिखवाते हैं। वह वक्तव्य क्या था कि छुआछूत, जात पात और ऊंच नीच यह मानवता के लिए अभिशाप है। यानी उस समय मंदिर की दीवारों पर यह बात लिखवाना अपने आप में कितना चैलेंजेस रहा होगा, जिस समय ब्राह्मण इन जातियों को मंदिर में प्रवेश करने नहीं देते थे। आप कल्पना कर सकते हैं, आप केवल कल्पना कर सकते हैं। तो होता क्या है कि नारायण गुरु एक स्टेटमेंट देते हैं कि मानवता के लिए एक जात, एक धर्म और एक ईश्वर है। हमने ये सब लिखा है। तो इनके द्वारा मानवता के लिए एक जात, एक धर्म, एक ईश्वर है। और नारायण गुरु के द्वारा एक संस्था की स्थापना भी की जाती है 1903 में, नारायण धर्म परिपालन योगम। यह संस्था का मेन उद्देश्य था जो स्थापित किया गया था 1903 में, नारायण धर्म परिपालन योगम, ने यहाँ पर लिखा भी है। इस संस्था का जो मेन उद्देश्य था वह था पुलैया और एझवा जाति के शैक्षणिक और आध्यात्मिक विकास के लिए। दूसरा उद्देश्य था कि अस्पृश्यता को समाप्त किया जाए। नारायण गुरु के एक शिष्य थे या कहें चेले थे, वह इनसे एक कदम और आगे निकलते हैं या कहें कि इनसे अलग हटके स्टेटमेंट देते हैं और बताते हैं अपने रिसर्च में, अपने आध्यात्मिक चेतना से यह बताते हैं कि मानवता के लिए न तो कोई जाति होती है, न कोई धर्म होता है और ना ही कोई ईश्वर होता है। तो यह था अरब्बीपुरम आंदोलन। केरल में
प्रारंभ हुआ था। केरल का एक गांव था अरब्बीपुरम, वहां से स्टार्ट हुआ था, इसलिए इसका नाम पड़ा था अरब्बीपुरम आंदोलन। हमने आपको उसके बारे में विस्तार से बताने का प्रयास किया है। अगला आंदोलन आता है वाइकोम सत्याग्रह। यहाँ पर हमने दूसरा आंदोलन मेंशन किया है, वाइकोम सत्याग्रह 1924 में। यानी कि अब यह जो समय चल रहा है 1924, यानी गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलनकर्ता के सिरमौर बन चुके हैं। यानी कि शायद आप देखेंगे, अगर जब हम आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ाएंगे या कहें कि कांग्रेस पार्टी पढ़ाएंगे, तो शायद यही 1924 का समय शायद गांधी जी कर्नाटक के बेलगाम में सबसे पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनते हैं। उस समय जो चल रहा था आंदोलन कांग्रेस के द्वारा। तो होता क्या है कि वाइकोम सत्याग्रह केरल का एक गांव है, उस गांव से आंदोलन प्रारंभ होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ता है वाइकोम सत्याग्रह 1924। इसके नेतृत्वकर्ता वही हैं, नारायण गुरु हैं, और एक के व्यक्ति हैं एन कुमारन है और टी.के. माधवन है। कारण क्या है? कारण सेम है। एजवा और कुलैया जाति यहाँ पर भी थी। यहाँ इनकी दुर्दशा उस अरब्बीपुरम आंदोलन से भी ज़्यादा बदतर थी। वहाँ तो मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था, अर्थात पूजा नहीं करने दिया जाता था। यहाँ मंदिर वाले मार्ग में भी इन्हें जाने से मना कर दिया जाता था। पूजा कहाँ करने पाएंगे ये लोग बेचारे। हुआ क्या कि 1924 में यही नारायण गुरु किए क्या कि ये जो है सत्याग्रह चलाए, वाइकोम सत्याग्रह। शीघ्र ही इसमें केरल के कांग्रेस कमेटी के जो सदस्य थे, वह थे केपी केशव मेनन। यह इस आंदोलन में जुड़ गए। इन्होंने सत्याग्रह किया, गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार सत्याग्रह किया। तो यहाँ की जो महारानी थी, गांधी जी का भी दबाव पड़ा, वह भी यहाँ गांधी जी का भी दबाव पड़ा। तो केरल की महारानी दबाव में आई और इन्होंने एक समझौता किया, ठीक है, एजवा और कुलैया जाति को हम मंदिर के मार्ग में आने जाने में पे लगी जो रोक है वह हटा ले रहे हैं, लेकिन इन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं देंगे। यदि ये लोग एजवा और कुलैया लोग वाइकोम में यदि वह मंदिर के मार्ग में भी चले जाते थे तो उनके साथ दंडात्मक या कहें दुर्व्यवहार किया जाता था, उन्हें शारीरिक यातनाएं भी दी जाती थी। यह था वाइकोम सत्याग्रह। समझौता होता है महारानी के त्रावणकोट की जो महारानी थी उनके मध्य समझौता होता है सत्याग्रहियों के बीच। तो मंदिर के मार्ग में वह लोग जा सकते हैं, लेकिन पूजा करने की अनुमति नहीं दिया गया था। अगला जो आंदोलन हम आपको बताने जा रहे हैं वह है त्रावणकोट का तीसरा जो आंदोलन है वह है गुरुवायूर आंदोलन। यह स्टार्टिंग डेट है इसकी 1931 से 1936 तक। इस आंदोलन का जो मेन उद्देश्य था वह अब इस आंदोलन को लीड कर रही है कांग्रेस, यानी कि पूरे के पूरे प्रदेश स्तर पर लीड कर रही है। इस आंदोलन का जो नेतृत्व करता है वह केरल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं के कलप्पन। इनके द्वारा इस आंदोलन को चलाया जा रहा है और इनके द्वारा एक आह्वान भी किया जाता है कि 1 नवंबर 1931 को हम अखिल भारतीय स्तर पर मंदिर प्रवेश दिवस मनाएंगे, अर्थात इसी दिन मंदिर में प्रवेश करेंगे। यानी 1 नवंबर 1931 को अखिल भारतीय मंदिर प्रवेश दिवस सुनिश्चित किया जाता है और वी सुब्रमण्यम को यह जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि आप इनके नेतृत्व में, अर्थात वी सुब्रमण्यम के नेतृत्व में लोग मंदिर में प्रवेश करेंगे। वी सुब्रमण्यम के नेतृत्व में 1 नवंबर 1931 को लोग मंदिर में प्रवेश करते हैं, लेकिन उसी दौरान मंदिर के पुजारी इनके ऊपर हमला भी करते हैं। तो 2 लोगों को गंभीर चोटें आती हैं। वह 2 लोग थे, एक थे पी कृष्णा पिल्लई और दूसरे थे ए के गोपालन। इस बात की भनक जब गांधी जी को लगती है और गांधी जी भी जो त्रावणकोट के अर्थात केरल के जो महाराजा थे उनसे सीधे वार्निंग देते हैं कि अब हम स्वयं सत्याग्रह करने के लिए आ रहे हैं तुम्हारे खिलाफ। इस बात अर्थात गांधी जी के आने की भनक से जो केरल के महाराजा थे वह दबाव में आते हैं और वह क्या काम करते हैं कि जो केरल में समस्त मंदिर थे हिंदू जातियों के लिए, अर्थात केरल के महाराजा ने गांधी जी के आने के डर से, यानी सत्याग्रह हमारे खिलाफ न हो, इसके लिए उन्होंने केरल के समस्त मंदिरों को हिंदू जातियों के समस्त लोगों के लिए खोल दिया। यही था हमने आपको बताने का प्रयास किया निम्न जाति आंदोलन में।
अब हम दलित उत्थान से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, चाहे वो बी आर शिंदे हो, अर्थात जिन्हें हम कहते हैं विठल राम जी शिंदे, महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, या और भी जो लोग हैं दलित उत्थान से। अब हम अगला टॉपिक उनके बारे में बताएंगे। धन्यवाद।